हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे बे स्टूडेंट जो कि सुपर टेट जूनियर और साथ ही साथ आगामी एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं लगातार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस दे रहा हूं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले पोइटिक सेक्शन जो पोइट्री है उससे कनेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हो सकते हैं वो मैं देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, एजेस वाइज वो भी। तो अब तक हम लोग प्री चौसेरियन एज से आरंभ किए थे और अब विक्टोरियन एज तक आ गए हैं। विक्टोरियन एज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विक्टोरियन एज पोइट्री पार्ट 1। यहाँ मैं आपका 2 मिनट और लेना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं डायरेक्ट ये एमसीक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि सर डायरेक्ट एमसीक्यूज़ दे रहे हैं तो ऐसा कदापि नहीं है। इन पीरियड्स के बारे में विस्तारित रूप से मैं ऑलरेडी पहले वीडियो दे चुका हूं। और यदि आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस पड़े हुए हैं। उसमें आपको चौसेरियन, प्री चौसेरियन से लेकर और मॉडर्न एज तक के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप विस्तारित अध्ययन वहाँ से कर सकते हैं। और ये मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए, जो मैं ये वीडियो दे रहा हूँ अभी पोइट्री के समाप्त होने वाले के बाद ड्रामास के दूंगा। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जो सुपर टेट जूनियर के स्टूडेंट मेरी तैयारी कर रहे हैं उनको मोस्टली क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना साहब। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो आज का। और पहला क्वेश्चन है आपका, द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन इज। अगर हम बात करें तो रानी विक्टोरिया के नाम पर ही विक्टोरियन एज है। तो आपको ये बताना है कि रानी विक्टोरिया का शासनकाल कब से लेकर कब तक चला। 1830 से 1900 तक, 1837 से 1901 तक, 1830 से 1901 तक, या 1837 से 1900 तक। तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1837 से लेकर 1901 तक रानी विक्टोरिया ने शासन किया, उनका शासनकाल चला इंग्लैंड पर। दूसरा क्वेश्चन, इन हाउ मैनी फेजेस वॉज विक्टोरियन एज डिवाइडेड। अगर हम बात करें तो विक्टोरियन एज जो है उसको कितनी फेज में डिवाइड किया गया है, 2, 3, 4, 5। तो भैया विक्टोरियन एज को कुल मिलाकर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला, फर्स्ट फेज ऑफ द विक्टोरियन एज वाज हाउ मैनी ईयर्स। अगर हम बात करें तो जो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया विक्टोरियन एज को, तो उन 3 फेजेस में पहली फेज जो है वो कितने वर्षों तक चली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 14 ईयर्स तक, 1837 से लेकर और 1851 तक, 14 ईयर। फर्स्ट फेज पीरियड वॉज बिटवीन, पहला फेज जो है विक्टोरियन एज का वो कब से लेकर कब तक है। तो देखिए, वैसे हम लोग अभी वैसा कहना मैंने आपको बोला था 1837 से 1851 तक, लेकिन ये सही नहीं है। 14 वर्ष अगर इसको हम जोड़ते हैं तो शुरुआत इसकी 1837 से पहले ही हो जाती है और इसको माना गया है 1832 से लेकर 1846 तक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, टेनिसन बिकेम पोइट लॉरेट इन। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं, वह पोइट लॉरेट कब बने। 1850, 1855, 1876, 1833। तो आंसर इसका राइट है 1850। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की डेथ होती है और उनकी मृत्यु के बाद लॉरेटशिप जो है वो टेनिसन साहब को दे दी जाती है। अगला, टू ब्रदर्स ए पोएम बाय अल्फ्रेड टेनिसन अपीयर्ड इन। अल्फ्रेड टेनिसन साहब की एक पोएम है जिसका नाम है टू ब्रदर्स। वह पोएम कब प्रकाशित हुई। तो आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1827 में। नेक्स्ट, द प्लान ऑफ आर्थुरियन स्टोरीज हैज इन्फ्लुएंस द कंपोजिशन ऑफ टेनिसन्स। टेनिसन साहब का कौन सा वर्क ऐसा है जो कि द प्लान ऑफ आर्थुरियन स्टोरीज से प्रभावित है। इन मेमोरियम, इडियल्स, मॉड या लॉक्सली हॉल। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि इडियल्स, ठीक। चलिए अगला, इन मेमोरियम वाज पब्लिश्ड इन। टेनिसन साहब का मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है इन मेमोरियम। उसका पब्लिकेशन कब हुआ। तो उसका पब्लिकेशन हुआ 1850 में। 1850 में ही ये पोइट लॉरेट बने
1850 में ही इन मेमोरियम, जो उनकी मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम है, उसका पब्लिकेशन होता है, जो कि इन्होंने अपनी मित्र आर्थर हेनरी हेलम की याद में लिखी है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन्स पोएम इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सी पोएम ऐसी है जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इन मेमोरियम इलेजी है, क्रॉसिंग द वार, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज और टिथोनस। तो भैया ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। टिथोनस जो है वह एल्फ्रेड टेनिसन साहब का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच पोएम वाज पब्लिश्ड बाय टेनिसन आफ्टर विनिंग द अवार्ड ऑफ चांसलर मेडल। चांसलर मेडल जीता था लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने। उस चांसलर मेडल को प्राप्त करने के बाद उनकी कौन सी पोएम पब्लिश हुई? टिम्बुक्टू, लिरिकल बैलेड, पोएम्स चीफली लिरिकल या द प्रिंसेस। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, पोएम्स चीफली लिरिकल। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर, विच पोएम ऑफ टेनिसन वॉज ए लॉन्ग पोएम ऑफ ओवर 3000 लाइन्स ऑफ ब्लैक वर्ड्स। आपको टेनिसन साहब की उस पोएम का नाम बताना है जिसमें लगभग 3000 लाइन्स हैं और जिसको कि टेनिसन साहब ने ब्लैंक वर्स में लिखा है। तो ऑप्शन आपके सामने है बैक्स, द प्रायोरेस, द हायर पेंथिज्म या मॉड। तो भाई इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि मॉड। तो टेनिसन साहब की पोएम मॉड जो है वो लगभग 3000 लाइन्स उसमें लिखी हैं और किस रूप में लिखी गई साहब? ब्लैंक वर्स में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय टेनिसन डज नॉट स्पीक ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। इनमें से कौन सी पोएम ऐसी है टेनिसन साहब की जिसमें कि वृद्धावस्था और मृत्यु के बारे में नहीं कहा गया है? द बेगर मेड, द लोटस ईटर्स, यूलिसस या टिथोनस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टिथोनस में। ठीक है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, और आप ध्यान रखिए लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन यानी जो पोइट मैं करा रहा हूँ ये सभी आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं। ठीक है ना साहब, कहीं अलग से नहीं है और ना मैं कोई चीज़ हवा में करा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत उपयोगी साबित होंगे। चलिए 30 नंबर, विच पोएम इज़ द स्टडी ऑफ ए म्यूजिशियन सोल बाय ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग दूसरे महानतम पोइट विक्टोरियन एज के। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्राउनिंग साहब की ऐसी कौन सी पोएम है जिसकी कहानी एक म्यूजिशियन सोल यानी कि एक संगीतकार की आत्मा को व्यक्त करती है, उसके अध्ययन को व्यक्त करती है। तो भैया एप्ट बर्गलर, दूसरा मेलिकन, तीसरा द बिशप ऑर्डर हिज टॉम या द लास्ट डचेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एप्ट बर्गलर। चलिए साहब अगली क्वेश्चन नंबर 14, हु इज रिगार्डेड एज द पोएट हु हैज स्पोकन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ फेथ टू एन एज ऑफ डाउट। आपको उस पोइट का नाम बताना है जो कि विक्टोरियन एज को एज ऑफ डाउट भी कहा गया है। तो एज ऑफ डाउट की उस एज को के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड जिसने कहे हैं, सबसे शक्तिशाली शब्द जिसने कहे, उस पोइट का नाम क्या है? तो भैया उस पोइट का नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। हु इज रिगार्डेड एज द पोइट हु हैज स्पोकन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ फेथ टू एन एज ऑफ डाउट। काय के वर्ड कहे हैं भैया? स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ फेथ, विश्वास के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट शब्द अपनी पोएम्स में यूज करने वाले पोइट हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग। चलिए साहब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच लिटरेरी वर्क बाय ब्राउनिंग इज एन एक्सक्यूसिव ट्रिब्यूट टू हिज डेड वाइफ। आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग का उस वर्क का नाम बताना है जो कि उन्होंने ट्रिब्यूट में लिखा अपनी मृत पत्नी के। तो भैया माई स्टार, प्रॉस्पेस, वन बर्ड मोर या मीटिंग एट नाइट। तो इसका राइट आंसर है वन बर्ड मोर, जो कि उन्होंने अपनी डेड वाइफ, मृतक पत्नी की ट्रिब्यूट में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज पोरिफेरिया किल्ड इन द लास्ट डचेज। जब हम लास्ट डचेस पढ़ते हैं तो लास्ट डचेस में एक रानी है जिसका नाम है पोरिफेरिया। तो पोरिफेरिया की मृत्यु कैसे हुई ये इसमें मतलब कैसे मारी गई? तो भैया सी इज स्टैब्ड, सी इज शॉट, सी इज ड्रॉन्ड या सी इज स्ट्रेंगल्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सी इज स्ट्रेंगल्ड, यानी कि उसका गला दबाकर उसको मार दिया गया। चलिए 70 नंबर, व्हाट बॉदर्ड द ड्यूक अबाउट द डचेस स्माइल। जब हम लास्ट डचेस पोएम पढ़ते हैं माई लास्ट डचेस, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि राजा को यानी कि ड्यूक को डचेस की स्माइल यानी कि अपनी रानी की स्माइल में से परेशानी होती है? इट वॉज फॉल्स, इट वॉज ईजिली गिवन टू एनी वन,
एंड स्टॉप्ड राइमिंग कपलेट या एंड स्टॉप्ड ब्लैंक वर्स। तो भैया अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इट वॉज ईजिली गिवन टू एनी वन। प्रॉब्लम ये थी राजा को कि उसकी पत्नी हंसती थी, चलिए ठीक है इतना भी चलता, लेकिन वह किसी को भी देखकर स्माइल दे देती थी, गिवन टू एनी वन। ठीक, चलिए अगला, हु इज़ द स्पीकर्स प्राइमरी एडवर्सरी इन सोलोलिक्यू ऑफ द स्पेनिश क्लॉस्टर। जब हम पोएम पढ़ते हैं सोलोलिक्यू ऑफ द स्पेनिश क्लॉस्टर, तो उसमें जो स्पीकर वक्ता दिखाया गया है तो उसकी प्राथमिक जो एडवर्सरी है वो क्या है, कौन है? द प्रायर, द पोप, ब्रदर लॉरेंस या फ्रा लिप्पो लिप्पी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है ब्रदर लॉरेंस। क्या राइट आंसर है? ब्रदर लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट सीजन डज द पोइट डिस्क्राइब इन होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड। एक पोएम है भैया होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड। इस पोएम में किस सीजन का वर्णन किया गया? स्प्रिंग, समर, फॉल या विंटर। तो भैया इस जो पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड, उसमें स्प्रिंग सीजन का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ आर्ट डज फ्रा लिप्पो लिप्पी बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग प्रोड्यूस। रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब का एक वर्क है फ्रा लिप्पो लिप्पी, तो उसमें उन्होंने किस प्रकार की कला को व्यक्त किया है? नेबुलस रिलीजियस आर्ट, पोर्ट्रेट्स ऑफ रियल पीपल, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या लैंडस्केप्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट्स ऑफ रियल पीपल। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आ जाता है 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स इज नॉट समवन टू हुम एंड्रिया कंपेयर्स हिमसेल्फ। इनमें से कौन सा ऐसा पेंटर है जिसकी तुलना एंड्रिया जो है वह अपने आप से, एंड्रिया जो है वो अपने आप से नहीं करता है? राफेल, मैकलेंग्लो, लिनार्डो डा विंसी या टिटियन। तो वो राफेल की तुलना करता है, मैकलेंग्लो की तुलना करता है, लिनार्डो डा विंसी से अपनी तुलना करता है, अगर नहीं करता है तो सिर्फ टिटियन के साथ। चलिए 22, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ माई लास्ट टचेस। जब हम रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब की पोएम पढ़ते हैं माई लास्ट टचेस, तो उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो भैया उसकी राइमिंग स्कीम है आपकी इंजैब्ड राइमिंग कपलेट। क्या है साहब? इंजैब्ड राइमिंग कपलेट। आप ध्यान रखिएगा, राइमिंग कपलेट भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि एंड स्टॉप राइमिंग कपलेट भी होता है, ठीक, और एंजैम्ड राइमिंग कपलेट होता है। तो इसकी जो अगर हम बात करें राइमिंग स्कीम जो है वो है एंजैम्ड राइमिंग कपलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच सिटी इज डिस्क्राइब्ड इन ए टोकैटो ऑफ गलोपीज। एक पोएम है भैया ए टोकैटो ऑफ गलोपीज, इसमें किस शहर का वर्णन है? लंदन का, रोम का, फ्लोरेंस का या वेनिस का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वेनिस का। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट फाइंड इन हिज वॉक अक्रॉस द मूर इन मेमोरेबिलिया। मेमोरेबिलिया एक वर्क है, इसमें कवि जो है वह उसका जो मूड दिखाया गया है वह एक वॉक पर जाता है। तो वो वॉक जो है वह कहाँ से होकर गुजरता है? ए बर्ड्स नेस्ट, ए रॉबिन्स एग, ए डेड स्पैरो या एन ईगल्स फीदर। तो ऑप्शन डी है आपका एन ईगल्स फीदर। चलिए अगला, विच लेट पोइट हैज़ द स्ट्रेंजर इन मेमोरेबिलिया मैट। अगर हम बात करें मेमोरेबिलिया जो पोएम है उसमें जो पोइट है मतलब लेट पोइट स्वर्गीय कवि, वह किससे मिलता है? ठीक, शैली से, कीट्स से, वर्ड्सवर्थ से या मिल्टन से। तो भैया वो मिलता है शैली साहब से। चलिए, व्हाट क्राइम हैज एंड्रिया डेल स्टाल्टो कमिटेड। एंड्रिया डेल स्टाल्टो जो है एक वर्क है, उसमें एंड्रिया डेल स्टाल्टो जो है वो क्या क्राइम कमिट करता है? मर्डर करता है, एडल्ट्री, थेफ्ट या ब्लेस्फेमी। तो भैया थेफ्ट, चोरी करता है। चलिए अगला, व्हाट वॉज द नेम ऑफ अर्नोल्ड्स फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड हम सब ने नाम सुना है, बहुत बड़े क्रिटिक हैं, अब विक्टोरियन एज के हैं। तो विक्टोरियन एज के महानतम कवि मैथ्यू अर्नोल्ड साहब की आपको पहली पोइटिक बुक का नाम बताना है। सबको पता है, मुझको भी पता है।
तो आंसर सी बिल्कुल राइट है आपका, द स्ट्रेट रेवलर। क्या नाम है साहब? द स्ट्रेट रेवलर। 20 आपका अगला क्वेश्चन आ गया 28 नंबर। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द वुमेन इन ए ड्रीम? इन ए ड्रीम एक पोएम है, ए ड्रीम, उसमें एक महिला का वर्णन दिखाया गया है, आपको उस महिला का नाम बताना है। तो भैया उस महिला का नाम है मार्गरेट एंड ओलिविया। क्या नाम है? मार्गरेट एंड ओलिविया। जो महिला पात्र हैं, उन दो महिला पात्र हैं, सॉरी, एक का नाम है मार्गरेट और दूसरे का नाम है ओलिविया। चलिए अगला क्वेश्चन। विच इज नॉट कॉमन थीम थ्रू आउट अर्नोल्ड्स पोइट्री? अर्नोल्ड की पोइट्री में कौन सी कॉमन थीम नहीं है इन चारों में से? फेथ, एंटी मॉडर्निज्म, मनी या लव? तो फेथ भी है, एंटी मॉडर्निज्म भी है, लव भी है। अगर एक थीम कॉमन नहीं है तो वो है धन, पैसा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बेस्ट टू एंटिटीज आर पर्सोनिफाइड इन डिजायर बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम है भैया डिजायर। तो डिजायर पोएम में वह आखिरकार कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिसको पर्सोनिफाइड करते हैं? सोल एंड प्राइड, टाइम एंड डेस्टिनी, लाइट एंड डार्कनेस, वाटर एंड फायर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, द सोल एंड प्राइड को। चलिए अगला क्वेश्चन। इन टू मैग्यूराइट कंटिन्यूड अर्नोल्ड कंपेयर्स ह्यूमन टू व्हाट? मैथ्यू अर्नोल्ड की एक पोएम है टू मैग्यूराइट कंटिन्यूड। इसमें अर्नोल्ड साहब मनुष्य की तुलना किसके साथ करते हैं? स्टॉर्म के साथ, मंकीज के साथ, आइलैंड्स के साथ या स्टोन्स के साथ? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, आइलैंड के साथ। इन ड्रीम व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीकर्स फ्रेंड? मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम ड्रीम जो है, उसमें जो स्पीकर है, वक्ता है, आपको उसके मित्र का नाम बताना है। आर्थर, मैथ्यू, एंड्रयू या मार्टिन? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, मार्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33। बेस्ट टू एलिमेंट डज अर्नोल्ड जक्सटपोज इन ए ड्रीम? आखिरकार दो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिसमें कि कंपेरिजन करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ए ड्रीम पोएम में? तो भैया इसका आंसर है आपका वाटर एंड फायर। अगला क्वेश्चन 34। विच पोएम इज द स्टडी ऑफ ए म्यूजिशियन सोल बाय ब्राउनिंग? आपको उस पोएम का नाम बताना है जिसमें एक म्यूजिशियन की सोल का अध्ययन किया गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। तो अभी इससे कनेक्टेड क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था, तो आंसर है आपका ऑप्शन ए, एक्ट वल्गर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट डज द स्पीकर ऑफ ए समर नाइट स्पीक टू? ये समर नाइट पोएम है, उसका जो स्पीकर है वो किस बारे में बात करता है? सूर्य, बादल, स्टार या मून के बारे में? तो आंसर डी सही है आपका, मून के बारे में। एमरस डी बोगिया इज रिटन बाई, एक वर्क है, एक पोएम है, एमर्स डी वोगे। तो इस पोएम के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो इतना लंबा चौड़ा हम लोग परेशान नहीं होंगे, सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आर्थर हग क्लर्क। ठीक, चलिए अगला। द टर्म कर्टल सोनेट वाज कॉइन्ड बाई, एक टर्म यूज होता है कर्टल सोनेट। इस कर्टल सोनेट का जो टर्म है वो किस राइटर ने दिया? जॉन मिल्टन ने, विलियम ब्लैक ने, जॉर्ज मॉली हॉपकिंस ने या मैथ्यू अर्नोल्ड ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, गेराल्ड मॉली हॉपकिंस साहब ने। किसने? गेराल्ड मॉली हॉपकिंस साहब ने कर्टल सोनेट जो है उसका उस टर्म को कॉइंड किया है। अगला क्वेश्चन है, इनविक्टियस इज द वर्क ऑफ, इनविक्टियस वर्क जो है वह किस राइटर ने लिखा है? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका W.E. हेनले। ये भी आपके पोइट हैं, आपके विक्टोरियन एज के, W.E. हेनली। हु हैड टैलेंट ऑफ बोथ ए पेंटर एंड ए पोइट? इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा ऑप्शन है जिसके पास दोनों कलाएं हैं? वो एक पेंटर भी है, वो एक पेंटर भी थे और वो एक कवि भी थे। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका, हम सबको पता है, ऑप्शन इसका जाएगा डी, रोसेटी साहब। क्या ऑप्शन जाएगा साहब? रोसेटी साहब। रोसेटी साहब, डीजी रोसेटी इनका नाम है। तो डीजी रोसेटी साहब एक पेंटर भी थे और एक पोइट भी थे। अब डीजी रोसेटी की बात करें तो ये आखिरकार किस वर्ग से जुड़े हुए हैं? हम सबको पता है, प्री राफेलाइट मूवमेंट। तो प्री राफेलाइट मूवमेंट जो है उसके जो सूत्रधार हैं वो हैं आपके डीजी रोसेटी साहब। हु लेड द प्री राफेलाइट मूवमेंट, किसने प्री राफेलाइट मूवमेंट स्टार्ट किया? तो देखिए वही आंसर आ गया, डीजी रोसेटी साहब ने। चलिए अगला। फार डैश पोएम टेनिसन गॉट चांसलर्स मेडल, सॉरी फॉल लिखा हुआ है,
पोएम का नाम आपको बताना है। किस पोएम के लिए टेनिसन साहब को चांसलर मेडल मिला? तो लिरिकल बैलेट्स, टिम्बुक्टू, मेर्लिन एंड द ग्लीन या द प्रिंसेस के लिए? तो आंसर बी आपका राइट आंसर है, टिम्बुक्टू। टेनिसन साहब को टिम्बुक्टू पोएम जो है उसके लिए चांसलर मेडल प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वाज फाउंडेड ऑन ए मेडिवल सुपरस्टिशन बाय रोसेटी? रोसेटी का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि मेडिवल सुपरस्टिशन यानी कि मध्यकालीन सुपरस्टिशंस पर आधारित है? तो आंसर इसका आप लोग याद कर लीजिए, द बैलेड ऑफ सिस्टर हेलन। क्या नाम है वर्क का? द बैलेड ऑफ सिस्टर हेलन। क्वेश्चन नंबर 43, इज द सिंबॉलिक नेम फॉर पोइट्री एंड थॉट? इनमें से ऐसा कौन सा वर्क है जो कि सिंबॉलिक नेम है पोइट्री और थॉट के लिए? तो आंसर डी आपका राइट है, पोलन। कौन सा भैया? पोलन। 44, डैश वॉज मॉडल्ड आफ्टर ब्राउनिंग बाई रोसेटी? रोसेटी ने अपना कौन सा वर्क जो है वो ब्राउनिंग पर आधारित लिखा, को मॉडल करते हुए लिखा? तो आंसर है आपका ऑप्शन ए, द कन्फेशन। कौन सा? द कन्फेशन। 45 नंबर क्वेश्चन अब आपका आ गया। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश वॉज द सन ऑफ एन एक्साइल्ड इटालियन पेंटर एंड स्कॉलर बट डिस्टिंग्विश्ड बोथ एज पेंटर एंड एज ए पोइट? बार बार जब पेंटर और पोइट एक साथ में आ जाए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है रोसेटी इसका राइट आंसर होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक ऐसे पिता के पुत्र जिनको इटली से क्या कर दिया गया था? एग्जाइल कर दिया गया था। बाई प्रोफेशन वो एक पेंटर थे, स्कॉलर थे, ठीक, और उनका ये पुत्र जो है वो भी क्या है? एक पेंटर है और एक पोइट है। तो आंसर आपका ए सही है, डीजी रोसेटी। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन, डैश इज एन एपिक फाउंडेड अपॉन वन ऑफ द ओल्ड सागास एंड मॉरिस प्रोज रोमांस? आपको एक ऐसे एपिक का नाम बताना है जो कि ओल्ड सागास और मॉरिस प्रोज रोमांस पर आधारित है। आंसर आपका होगा ए, और ऑप्शन है आपका ए राइट आंसर होगा। और क्या लिखा है? सिगर्ड द वॉलसॉन्ग, सिगर्ड द वॉलसॉन्ग, ठीक। चलिए अगला 47 नंबर, द स्पीकर ऑफ ए समर नाइट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? जो ए समर नाइट पोएम है उसका स्पीकर जो है उसको एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करें तो क्या होगा? ठीक, तो भैया वो होगा रेस्टलेस। ए समर नाइट का जो स्पीकर है वो कैसा है? रेस्टलेस बंदा है। अगला, सिगर्ड द वॉलसॉन्ग इज आउट ऑफ एन ओल्ड सागा, इट इज़ द वर्क ऑफ? आखिरकार अभी ये क्वेश्चन आया था, सिगर्ड द वॉलसॉन्ग इज आउट ऑफ एन सिगर्ड द वॉलसॉन्ग, ये एक ओल्ड सागा पर आधारित है, ये किस राइटर का वर्क है? तो आंसर आपका बी राइट है, विलियम मॉरिस का ये वर्क है, सिगर्ड द वॉलसॉन्ग, ठीक है ना साहब। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आ गए हम लोग 49 पे। तो भैया 49 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, द हाउस ऑफ द वॉल्फिंग्स एंड द रूट्स ऑफ द माउंटेन्स आर द वर्क्स ऑफ? दो पोएम के नाम आपके लिए दे दिए हैं, द हाउस ऑफ द वॉल्फिंग्स और द रूट्स ऑफ द माउंटेन्स। ये वर्क आखिरकार किस राइटर के हैं? जॉन डेविडसन के, एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो के, विलियम मॉरिस के, या नन ऑफ दीज? तो आंसर आपका सी राइट है, विलियम मॉरिस साहब की ये वर्क हैं, द हाउस ऑफ द वॉल्फिंग्स और द रूट्स ऑफ द माउंटेन्स। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, डैश मॉडल्ड हिज लिरिकल ड्रामा एटलांटा इन कैलिडोन? कौन सा ऐसा राइटर है जिसने अपना एक लिरिकल ड्रामा जिसका नाम है एटलांटा इन कैलिडोन जो है उसको मॉडल किया है? लिरिकल ड्रामा एटलांटा इन कैलिडोन, तो आंसर है इसका ए.सी. स्विनबर्न। तो ए.सी. स्विनबर्न का वर्क है एटलांटा इन कैलिडोन, जो कि क्या है? एक लिरिकल ड्रामा है। तो ये 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में मैंने दिए हैं, और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, शायद हो सकता है आप बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं उनके बहकावे में आए हुए हैं, तो आप कृपया करके, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, ख़ास तौर से मैं सुपर टेट जूनियर और जो एलटी के लोग मेरे तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, टीजीटी का पेपर आया, तब पेपर आया, उसके बावजूद भी मेरे पढ़ाया हुआ 80% क्वेश्चन आया। अभी आपका जीआईसी लेक्चरर का परीक्षा हुई, मेरा पढ़ाया हुआ हर क्वेश्चन उसमें आया, ठीक। तो कृपया करके आप लोग नाम और उसके पीछे ना भागें कि बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए,
मैं गारंटी लेता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चंस में से ही मिलेंगे। तो आज हम लोग विक्टोरियन एज के पार्ट 1 पर हम लोगों ने चर्चा की। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।